अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। रियाजी के इस सफ़र में हम चलते हैं यूनान, ग्रीक लैंड में, जहां पर बहुत सी बिल्डिंग्स बनाई गई। अगर इन पुरानी बिल्डिंग्स को हम गौर से देखें, जिस तरीके से मैं आपको यहां पर एक पलमीरा सीरिया में मौजूद बिल्डिंग दिखा रहा हूं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत ज़रूर पेश आई होगी। हम और बहुत सी बिल्डिंग्स को देखते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। यहां पर बिल्डिंग्स दिखाई जा रही हैं जो कि ऑडिटोरियम थे, ओपन एयर ऑडिटोरियम थे। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस ऑडिटोरियम में फर्श पर बैठकर कुछ बोलते हैं तो दूर की सीढ़ियों पर बैठे हुए बंदों को भी वो आवाज़ सुनाई देती है। हमें यह भी नज़र आता है कि इन बिल्डिंग्स में सिमेट्री थी, इनके स्ट्रक्चर में सिमेट्री थी, बैलेंस था। इनमें ऑडियोटॉनिक्स का ख्याल रखा गया था, आवाज़ कैसे दूर तक ट्रैवल करे उसके बारे में बहुत ज़्यादा हसासियत थी। साथ साथ बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी भी नज़र आईं जहां पर पानी से सर्कुलेशन की जाती थी ताकि चीज़ों को कूल डाउन किया जाए, तो कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया। अब ये तमाम चीज़ें मैथमेटिक्स के बगैर नामुमकिन थी, इसलिए हमें अंदाज़ा है कि यूनानी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आगे थे। अमूमन राइट एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल्स को यूनानियों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि यूनानियों से पहले बेबीलोनियंस ने राइट एंगल्स पर काम करना शुरू कर दिया था। उनकी बहुत सी ऐसी नवादरात आज हमें मिल रही हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स अपने अंदर रखती हैं। मैं आपको यहां पर एक मास्टरपीस दिखा रहा हूं जो कि 3700 साल पुराना है। ये वक्त यूनानियों से बहुत साल पहले का है, 1000 साल पहले का है। और यहां पर हमें बेबीलोनियन टैबलेट्स मिले। ये वो टैबलेट्स हैं जिन पर बहुत सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें नजर आ रही हैं। हमें अंदाजा हो गया कि बेबीलोनियन ट्रिग्नोमेट्री पर काम कर रहे थे। यहां पर जो रेशियोज आपको नजर आ रही हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं, यानी कि उनकी हाइपोटेनस, उनकी लंबी लाइन, उनकी छोटी लाइनों के ट्रिपलेट्स। इस वक्त ये टैबलेट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में रखा गया है और अब साइंसदान आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में भी ये ट्रिपलेट दिखा रहा हूँ, इस टैबलेट पर छपे हुए ट्रिपलेट्स दिखा रहा हूँ। तो अब साइंसदान ये समझना शुरू हो गए हैं कि बेबीलोनियंस को राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में पता था, लेकिन हम अब भी इस चीज़ को अपनी किताबों में यूनानियों के साथ जोड़ते हैं, जो कि ठीक नहीं है। यूनानियों में जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन गुजरे उनमें एक थे यूक्लिड, जिन्होंने पहले डिडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया। हम मुख्तलिफ किस्म की ट्रू, सही स्टेटमेंट्स के जरिए, जिनको एक्सियम कहा जाता है, थ्योरम्स को प्रूव करते थे। आज जो थ्योरम्स हमारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लासेस में नज़र आते हैं, ये सारे के सारे यूक्लिडियन ज्योमेट्री से लिए गए हैं। अगर आप एक्सियम के बारे में परेशान है कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमेशा ठीक होती हैं, जो ट्रू होती हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें 2 पैरेलल लाइंस हैं, और अगर ये स्टेटमेंट दी जाए कि 2 पैरेलल लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये एक एक्सियम बन जाएगा। तो अब आपको अंदाज़ा हुआ कि जो थ्योरम्स आपको ज़ुबानी रटाए जाते हैं, जो आपको याद नहीं होते, जो कि बहुत बोरिंग लगते हैं, वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री से आई और उनके खालिक हैं यूक्लिड, जो कि 300 BC यानी आज से तकरीबन 2300 साल पहले अलेक्जेंड्रिया में काम कर रहे थे। उन्होंने 13 किताबें शाया की जिन्हें 13 एलिमेंट्स कहा जाता है, और उनमें मुख्तलिफ किस्म के पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स और थ्योरम्स थे, यानी कि मैथमेटिकल प्रूफ्स थे। हम अब यूक्लिड से निकलकर आगे चलते हैं एक और बड़े साइंसदान और मैथमेटिशियन की तरफ, जिसका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन पाइथागोरस की शख्सियत कंट्रोवर्शियल है। इनकी बाकियात में आज तक हमें कोई भी साइंसी और मैथमेटिकल रियाजी पर मबनी तसनीफ नहीं मिली। इसलिए जितनी भी चीज़ें पाइथागोरस के साथ क्लेम की जाती हैं वो क्वेश्चन मार्क हैं। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि पाइथागोरस एक सेक्ट, एक कम्युनिटी रखते थे। इनका अपना एक फ़िरका था और उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। तो सिर्फ ये मैथमेटिशियन नहीं थे, इसके अलावा भी इनके बहुत से
शौक थे और हॉबीज थी। पाइथागोरस को उसके थ्योरम की वजह से जाना जाता है जो कि ज़मीन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसे पाइथागोरियन थ्योरम कहा जाता है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स के बारे में एक रिलेशनशिप दिया जाता है। हम इस रिलेशनशिप को जानते हैं जहां बड़ी लाइन का या बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर है छोटी लाइन या छोटी साइड के स्क्वायरों के जमा के बराबर। इस थ्योरम को पाइथागोरस ने हमें दिया, लेकिन आज हम जानते हैं कि यह थ्योरम पाइथागोरस से बहुत पहले आ चुका था। वाकया कुछ यूं है कि एक मर्तबा पाइथागोरस जा रहे थे, हमने पाकिस्तान की पहली एजुकेशनल 3D गेम बनाई है जो कि आपको और आपके बच्चों को स्पेस में लेकर जाएगी। इस गेम में हम आपको दिखाएंगे चांद का स्ट्रक्चर, चांद की आबोहवा, और जितनी चीजें इस गेम में दिखाई जाएंगी वो साइंटिफिकली साइंसी तौर पर तहकीक के बाद दिखाई जाएंगी। यहां पर आपको चांद का एक म्यूजियम भी दिखाया जाएगा जो कि आपके बच्चों को हैरान कर देगा। हमने ये गेम पाकिस्तान के लिए बनाई है, अपने बच्चों के लिए बनाई है, ताकि आने वाले 20 सालों के बाद हम भी स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नाम रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उन्हें एक लोहार की आवाज़ आई जब वो गर्म लोहे पर ज़ोर ज़ोर से हथौड़े मार रहे थे, और जो आवाज़ निकल रही थी वो बहुत ही अच्छी थी, कानों को अच्छी महसूस हो रही थी। तो पाइथागोरस सोचना शुरू हो गए कि आखिर कौन सी आवाज़ें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, यानी जिसे आज हम म्यूज़िक कहते हैं, और वो कौन सी आवाज़ें हैं जो कि हमें अच्छी नहीं लगती। इनके पीछे रैशनल रीजनिंग क्या है, वजह क्या है, लॉजिक क्या है, और वो इस वजह के पीछे लग गए। इस वजह को समझाने के लिए, क्योंकि वो इसमें कामयाब हो गए, मैं एक गिटार का, एक इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर एक गिटार देख रहे हैं और गिटार की एक साइड पर आपको ब्रिज नज़र आएगा और दूसरी साइड पर आपको नोड्स नजर आएंगे। तो एक तरफ स्ट्रिंग नोड के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ब्रिज के साथ कनेक्टेड है, और बीच में एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है। जब इस स्ट्रिंग को आप थोड़ा सा छेड़ेंगे तो ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे मूव करेगा और स्टैंडिंग वेव्स देगा। यहां पर आपको जो हार्मोनिक्स नजर आ रहे हैं, जो वेवलेंथ्स नजर आ रही हैं, जो अलाउड वेवलेंथ्स हैं जिनमें ये वाइब्रेट कर सकता है, वो कुछ इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट वेवलेंथ नज़र आ रही है, फिर हाफ नज़र आ रही है, फिर 1/3, और इस तरीके से वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। लेकिन कुछ ऐसी वेवलेंथ्स हैं जो कि इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में अलाउड नहीं है। उनकी वजह यह है कि इनसे निकलने वाली आवाज़ खूबसूरत नहीं होती, बल्कि बहुत भद्दी होती है और कानों को अच्छी नहीं लगती। तो हम ये चाहते हैं कि उन आवाज़ों को निकाला जाए जो कि कानों को महसूस करें। तो आप यहाँ पर पहला हार्मोनिक देख रहे हैं, पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, या उससे रिलेटेड वेवलेंथ देख रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर हार्मोनिक दिखा रहा हूँ, और उसके साथ जो अगले स्ट्रिंग्स होंगे उनकी लेंथ आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रिंग जो है वो पहला है, इसको आप जब छेड़ेंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगी वो इसकी लेंथ के डबल होगी। मैं बिल्कुल आपको तस्वीर में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि किस तरीके से उस वेवलेंथ को यहाँ पर दो गिटार से जाहिर किया गया है। लेकिन फिर हम सेकंड हार्मोनिक की तरफ चलते हैं, और सेकंड हार्मोनिक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेकंड हार्मोनिक दिखाया गया है, जहाँ पर आपको एक क्रस्ट और एक ट्रफ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से थर्ड हार्मोनिक आ गया, उसकी भी वेवलेंथ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। फोर्थ हार्मोनिक आ गया, उसकी भी वेवलेंथ यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इन वेवलेंथ्स को आखिर जनरलाइज करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है हार्मोनिक्स और वेवलेंथ्स के दरमियान रिलेशनशिप आता है। तो n का मतलब है नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। तो हम हर हार्मोनिक के साथ जो वेवलेंथ अटैच्ड है उसका फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने उन वेवलेंथ्स को इकट्ठा करना है जो कि आवाज़ अच्छी देती हैं। तो फ्रीक्वेंसी की तरफ जब हम चले गए तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाया गया, जो कि बड़ा सिंपल है। और इन दोनों फॉर्मूलों को अगर इक्वेट कर लिया जाए और बीच में कुछ चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल रिलेशन दिखाना चाह रहा हूँ। वो इसलिए चाह रहा हूँ कि ये सारी कैलकुलेशंस पाइथागोरस ने की, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास हार्मोनिक्स, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक में एक रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप क्या है? वो इंटीजर वैल्यूज से मल्टीपल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी मैथमेटिकल हो गया। सपोज आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है,
तो अब सेकेंड हार्मोनिक क्या होना चाहिए? सेकेंड हार्मोनिक होने चाहिए उसका डबल, और उसका डबल क्या होगा? 200 हर्ट्ज। फिर थर्ड हार्मोनिक क्या होना चाहिए? इस तरीके से ये वैल्यूज इंटीजर्स के साथ आगे जाएंगी, और अगर ये वैल्यूज इंटीजर के साथ आगे जाएंगी तो इनकी आवाज़ सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। और अगर ये वैल्यू स्ट्रिंग्स की जो लेंथ्स हैं वो इंटीजर्स के साथ नहीं बढ़ेंगी तो आपको उस स्ट्रिंग से जो आवाज़ पैदा होगी वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि गिटार की जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनकी लेंथ बहुत मैटर करती है, और अगर उसके साइज़ को ऊपर नीचे कर दिया जाए तो गिटार की आवाज़ अच्छी नहीं निकलेगी। जब पाइथागोरस ने इस किस्म के मॉडल्स बना लिए जिसके ज़रिए वो साउंड को, निकलने वाले साउंड को बयान कर सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि अब तो वो दुनिया की किसी भी चीज़ को मैथमेटिकल मॉडल के ज़रिए बयान कर सकते हैं। सो उन्होंने सोचा कि वो पहाड़ों को, परिंदों को, दरख्तों को, सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आई, क्योंकि जब उनके शागिर्द एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे थे जिसकी एक साइड 1 और दूसरी साइड भी 1 के बराबर थी, तो हाइपोटेनस अंडर स्क्वायर 2 आता था। ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है? उनके शागिर्दों से ये वैल्यू प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं हो रही थी, लेकिन यही वैल्यू उनसे पहले बेबीलोनियन ने कैलकुलेट की। हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे टैबलेट्स मिले जहां पर हमें √2 की वैल्यू की कैलकुलेशंस मिली। लेकिन बेबीलोनियन ने जब ये चीज़ें दरियाफ्त की और इन्हें कैलकुलेट करने की कोशिश की, क्योंकि पाइथागोरस को ये तो पता था कि ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा था कि इसकी वैल्यू होगी क्या। बेबीलोनियन ने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा था कि इस वैल्यू को यूज़ कैसे करना है, तो दोनों में फ़र्क था। इस वजह से पाइथागोरस आगे बढ़ ना सका और वो दुनिया की डिटेल्स को मैथमेटिक्स में ढाल ना सका। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी नाकामी थी कि वो √2 की वैल्यू कैलकुलेट ना कर सका। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत से ऐसे नवादरात हमें मिले हैं जो कि हमें ये छोटे छोटे क्लूज देते हैं कि जो चीज़ें हम ये सोचते हैं कि यूनानियों ने बनाई वो बेबीलोनियंस बना चुके थे, वो बेबीलोनियंस कैलकुलेट कर चुके थे, या हिंदू भी इंडस की जो सिविलाइजेशन थी वो भी उन्हें कैलकुलेट कर चुकी थी। तो ग्रीक का जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में, उसको री-एवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि आखिर उन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। इसमें कोई शक नहीं कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पहले सिविलाइजेशन कर चुकी हैं वो भी ग्रीक यूनानियों के नाम से आज तक हमारी किताबों में ज़िंदा है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यूनानियों के मैथमेटिक्स में जो खिदमात हैं उनके बारे में पता चला होगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।